देखा था साझेदारी से संबंधित संपूर्ण बातें, जिसमें साझेदारी की अर्थ एवं परिभाषा तथा साझेदारी संलेख की वो संलेख, उसके अभाव में लागू होने वाले नियम। उसके बाद आता है लाभ हानि नियोजन खाता। ये लाभ हानि नियोजन खाता एक्चुअल में होता क्या है, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि वित्तीय वर्ष के अंत में जो भी साझेदार रहते हैं, व्यापार करते हैं, वो आपस में जब अपना खाता बंद करते हैं तब लाभ हुआ या हानि हुआ यह जानने के लिए एक विवरण तैयार करते हैं। ठीक है, जिसमें किसको कितना देना है और किससे कितना लेना, अर्थात हमारे लेनदार क्या है, देनदार क्या है, पूर्ण भुगतान करने के बाद जो कुछ भी बचता है वो लाभ हानि नियोजन खाता से पता चलता है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए लाभ हानि नियोजन खाता लिखा है, तो इसका प्रारूप बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कौन सा वर्ष को समाप्त हो रहा है, तो ये 31 मार्च 2000 है या फिर कोई भी सन हो सकता है समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, होने वाले वर्ष के लिए। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रारूप रहेगा। विवरण राशि, ठीक है, विवरण राशि। उसी प्रकार से क्रेडिट पक्ष में विवरण राशि, क्रेडिट है, ठीक, और ये डेबिट। इस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता का ये प्रारूप है। तो इसमें लेखा किस प्रकार से किया जाता है, तो सबसे पहले वित्तीय वर्ष के अंत में जितना भी प्रकार से लाभ हुआ रहता है, चाहे लाभ का साधन कुछ भी हो, लाभ हुआ रहता है उसको लिखा जाता है क्रेडिट पक्ष में, और जो भी हानि हुआ रहता है उसको लिखा जाता है डेबिट पक्ष में। जैसे लाभ होता है तो लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में शेष लाया गया, शुद्ध लाभ को। ठीक है, उसी प्रकार से यदि किसी भी प्रकार से हानि होती है, शुद्ध हानि हो जाती है, तब की स्थिति में डेबिट पक्ष में लिखेंगे शेष लाया गया। ठीक है, हानि को। इसी प्रकार से इसमें पूंजी पर ब्याज लिया जाता है और आहरण पर ब्याज दिया जाता है। जैसे कोई भी साझेदार है उस बीच में क्या करेगा, वर्ष के मध्य में, अंत में या प्रारंभ में आहरण करता है तो उसको एक निश्चित दर से फर्म को ब्याज देना पड़ता है। तो फर्म को ब्याज मिलता है, तब की स्थिति में वो फर्म के लिए क्या हो जाता है, लाभ है। तो प्रत्येक किसी भी प्रकार से लाभ होता है वो लिखाता है कहाँ पर, क्रेडिट पक्ष में। जैसे आहरण पर यहाँ पर ब्याज मिलेगा, आहरण पर ब्याज, जो भी साझेदार आहरण करेगा उसको फर्म को एक निश्चित दर से ब्याज देना पड़ेगा। तो उसके द्वारा दिया गया ब्याज फर्म के लिए क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ हो आ जाएगा कहाँ पर, क्रेडिट पक्ष में। जैसे साझेदार है आहरण करेंगे तो उसको एक निश्चित दर से ब्याज देना पड़ेगा। तो सभी साझेदारों की राशि को जोड़कर इसमें बाहर किया जाएगा। इसके बाद आते हैं डेबिट पक्ष में, साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ठीक है, साझेदार जो है वो पूंजी अपने लगाते हैं तो उसको एक निश्चित दर से क्या किया जाता है, ब्याज लिया जाता है। तब की स्थिति में फर्म के लिए क्या होता है, हानि होता है, तो उसको लिखा जाता है डेबिट पक्ष में। तो यहाँ पर लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। ठीक है, जितने भी साझेदार रहेंगे ए बी सी, जितना इन लोग प्रारंभ में पूंजी लगाएंगे उसको एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूंजी पर 6% वार्षिक तो अलग से दिया ही जाता है, लेकिन जब प्रारंभ में पूंजी लगाते हैं उसको, उस पर जितना भी उल्लेख किया रहेगा साझेदारी में, उस प्रकार से उसको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। इसके संपूर्ण राशि को जोड़कर इससे बाहर किया जाता है। उसके बाद है ऋण पर ब्याज। जैसे साझेदारी फर्म में किसी भी प्रकार की रोकड़ की आवश्यकता पड़ रही, तब की स्थिति में क्या होता है, साझेदारी संगठन किसी भी व्यक्ति या संस्था से ऋण के रूप में धनराशि लेती है। ठीक है, इस स्थिति में उसको एक निश्चित दर से ब्याज देना पड़ेगा। जिस व्यक्ति से वो क्या लेगा, ऋण लेगा, तो वो फर्म के लिए क्या होता है, हानि होता है। इस स्थिति में हम उसका लेखा कहाँ करेंगे, डेबिट पक्ष में। तो ये हो जाएगा ऋण पर ब्याज।
ऋण पर ब्याज जिससे लिया जाएगा उसको दिया जाएगा। जैसे ABC है, इस प्रकार से किसी से भी ऋण लिया जाएगा तो उसको एक निश्चित दर से क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा, जो फर्म के लिए हानि होगा। उसके बाद साझेदार हैं जिसको जो अधिक मेहनत करता है या तो फिर अन्य प्रकार उनका उत्तरदायित्व होता है, जो अधिक कार्य करता है या तो फिर उसको वो हेड होता है, उसको एक अच्छे प्रकार से कमीशन या तो फिर वेतन मिलना रहता है, उसका लेखा किया जाता है। जैसे तीनों साझेदार, जरूरी नहीं है कि तीनों को मिले, किसी एक को भी मिल सकता है, कमीशन प्राप्त हो सकता है या तो फिर वेतन। तो इस प्रकार से किसी को अन्य को देगा तो साझेदारी फर्म के लिए व्यय ही है, अर्थात हानि है, तो उसका लेखा भी किया जाता है कहाँ पर, डेबिट पक्ष में। तो यहाँ पर करेंगे उसका लेखा। जैसे साझेदार ए है तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेतन खाते से, वेतन खाते से लिखेंगे किसको मिल रहा है, जिस व्यक्ति को मिल रहा है उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे ए को मिल रहा है तो कोष्टक में कर सकते हैं ए। यदि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए खाते से कोष्टक में आ जाएगा वेतन, अर्थात यहाँ पर आपको बताना है किसी व्यक्ति को धनराशि मिल रही है तो वो कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर वेतन मिल रहा है किसको, ए को। तो इस प्रकार से इसका प्रारूप बनाया जाता है। इसके बाद दोनों पक्षों का योग किया जाता है, ठीक है। दोनों पक्षों का योग करेंगे तो देखेंगे कहाँ का योग ज़्यादा है। यहाँ पर जैसे 15,000 क्रेडिट का योग मान लो आ रहा है, ठीक है, क्रेडिट का योग 15,000 आ रहा है, तब की स्थिति में इधर जितना भी होगा अमाउंट, इधर मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 9,000 आ रहा है, ठीक है, 9,000 आ रहा है, तब की स्थिति में दोनों में अंतर कितना है, 6,000 रुपये का। तो यहाँ पर लिखाएगा, ये तीन साझेदार में आपस में बढ़ जाएंगे 6,000 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पर लिखाएगा 6,000 रुपये, तो इधर लिखा जाएगा साझेदारों के पूंजी खाते से, ठीक है, साझेदारों के पूंजी खाते से। साझेदारी संलेख में यदि किसी भी प्रकार के अनुपात में बांटना है या किस प्रकार से करना है, इसका अगर लेख नहीं किया गया है तब की स्थिति में प्रत्येक साझेदार को समान हिस्सा मिलेगा। यदि स्पष्ट उल्लेख किया जा रहेगा तब की स्थिति में भले ही अलग अलग मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं साझेदारी संलेख के अभाव में जो नियम लागू होगा उसके अधीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर 9,000 रुपये इसका डेबिट का योग मार रहे हैं और 15,000 रुपये क्रेडिट का योग, दोनों में अंतर कितने का है, 6,000 रुपये, अर्थात 6,000 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तब की स्थिति में आपस में कितने साझेदार लिए हैं, 3 साझेदार। इस 6,000 को तीनों साझेदार आपस में बांटेंगे समान अनुपात में, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, 1:1:1। तो ये 3 हिस्सा हो गया, ठीक है। तो प्रत्येक का अगर डिवाइड करेंगे तब की स्थिति प्रत्येक साझेदार को 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर आ सकता है 2,000, 2,000, 2,000, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। यदि क्रेडिट का योग कम हुआ और डेबिट का योग ज़्यादा हुआ तब की स्थिति में किस प्रकार से करेंगे, सेम कंडीशन इधर हो जाएगा, यह 6,000 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और इधर लिखा आएगा फिर साझेदारों के पूंजी खाते को, अर्थात वहाँ फर्म में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, क्योंकि डेबिट का योग हमारा व्यय अधिक हो रहा है, किसकी अपेक्षा, आय की अपेक्षा हमारा व्यय क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तब की स्थिति में क्या होगा, हानि होगा। तो इस प्रकार से इस खाते को बनाया जाता है। इस बार पुनः बताना चाहेंगे कि सबसे पहले इस खाते में आपको शुद्ध लाभ को क्रेडिट पक्ष में शेष लाया करके लिखना है, अगर हानि होता है तब की स्थिति में डेबिट पक्ष में। उसके बाद क्रेडिट पक्ष में ही साझेदार द्वारा लिए गए आहरण पर एक निश्चित दर से ब्याज लगाया जाता है, जिससे फर्म को लाभ होता है। किसी भी प्रकार के लाभ होता है उस स्थिति में लाभ हानि नियोजन खाता में डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, और किसी भी प्रकार का हानि होता है तब की स्थिति में उसको डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। उसके बाद यदि हानि होता है तब की स्थिति में इधर आ जाएंगे, डेबिट पक्ष में शेष लाया गया, साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी पर उसको एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, जिससे पूंजी पर ब्याज जितना दर दिया रहेगा उस अनुपात में उसका हिस्सा निकालेंगे। उसके बाद साझेदारी फर्म में अगर कोई व्यक्ति ऋण लेता है या फिर साझे संगठन किसी से ऋण लेता है तो उसको एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है, तो फर्म के लिए एक प्रकार से हानि होती है, तो उसको भी कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट पक्ष में। उसके बाद साझेदारी संगठन अन्य व्यक्ति को
कमीशन या वेतन के रूप में देती है तो उसके लिए भी वो एक प्रकार सा का व्यय है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे। उसके पश्चात दोनों पक्षों का योग किया जाता है। योग करने के पश्चात यदि डेबिट का योग अधिक हुआ तब की स्थिति में हानि है, यदि क्रेडिट का योग अधिक हुआ तब की स्थिति में लाभ है। और अंतर निकालने के बाद साझेदारों के दिए गए अनुपात या तो फिर साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने के नियम में समान अनुपात में वितरित किया जाता है। तो इस प्रकार से लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया जाता है। ठीक है।